कई बार पुलिस के सामने ऐसे केस आते हैं जिनको सॉल्व करने में वो चकरा जाती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस अगर चाहे तो पेचीदा से पेचीदा केस भी आसानी से सॉल्व कर सकती है, लेकिन कोई कोई केस ऐसा उलझा हुआ होता है कि वो पुलिस के गले की हड्डी बन जाता है, जिसे न तो निगला जा सकता है और ना ही उसे पुलिस उगल सकती है। एक बार एक ऐसा ही केस पुलिस के सामने आया जिसमें एक घर से एक 18 महीने का बच्चा गायब हो जाता है, या अगर इसे यूं कहा जाए कि 18 महीने का बच्चा किडनैप कर लिया जाता है तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 18 महीने का बच्चा खुद तो कहीं जा नहीं सकता, उसे तो कोई ले जाएगा तो ही वो गायब होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। 15 जुलाई 2011 का वाकया है। सुबह के 10 बजे का वक्त था और जगह थी महाराष्ट्र की कल्याण इलाके की एक सोसाइटी। इस सोसाइटी में मनीष नाम का एक इंजीनियर रहता था। परिवार में पत्नी थी, पत्नी के अलावा 9 साल की बेटी श्वेता, 18 महीने का शेष और मनीष की सास उषा जो इन्हीं के साथ रहती थी। 15 जुलाई की बात है। मनीष अपने ऑफिस के लिए निकल गए। संगीता एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए चली गई और घर पर रह गए मनीष की सास और दोनों बच्चे। कुछ देर बाद उषा भी महिलाओं के साथ नीचे से पानी लेने के लिए चली गई। श्वेता भी बच्चों के साथ खेलने के लिए सोसाइटी के बाहर आ गई। शेष घर में अकेला रह गया। जब कुछ देर बाद श्वेता खेलकर वापस घर लौटी तो देखा कि शेष घर से गायब है। वो भागी भागी अपनी नानी के पास पहुंची और बताया कि शेष घर में नहीं है, जिसके बाद उषा भी परेशान हो उठी और शेष की तलाश की जाने लगी। सोसाइटी में पूछताछ की गई, लेकिन शेष का कुछ भी पता नहीं चल पाया। उषा ने फौरन अपने दामाद मनीष और बेटी को फोन करके ये बात बताई। वो दोनों भागे भागे घर पहुंचे। जब पूरा दिन गुजर गया और शेष का कुछ पता नहीं चल पाया, तब थक हार कर परिवार ने शेष की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई। क्योंकि मामला एक मासूम बच्चे के गायब होने से था, तो पुलिस फुर्ती के साथ इस केस को सॉल्व करने में लग गई। पुलिस की एक टीम बनाई गई जो बच्चे की गुमशुदगी की वजह तलाश करने में लग गई। क्योंकि मामला 2011 का था, इसलिए उस वक्त सीसीटीवी कैमरे आम नहीं हुआ करते थे। इसी के चलते इस सोसाइटी में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। पुलिस के सामने सिर्फ पूछताछ ही एकमात्र सहारा थी जिसके जरिए वो बच्चे को ढूंढ सकते थे। पुलिस ने सोसाइटी से ही पूछताछ करनी शुरू की। जिस वक्त पुलिस छानबीन कर रही थी, उस वक्त सोसाइटी में मनीष की पड़ोस में रहने वाली एक लड़की नंदिनी पुलिस की पूरी तरह से मदद करने में लगी हुई थी। वो हर वक्त पुलिस के साथ ही रह रही थी। उसने पुलिस को बताया कि कुछ महीनों पहले इस सोसाइटी में एक तांत्रिक आया था और उसने कुछ दिनों पहले भी उसे इसी एरिया में घूमते हुए देखा है। कहीं वो ही तो बच्चे को नहीं ले गया है। नंदिनी के कहने पर पुलिस के शक की सुई भी तांत्रिक की ओर ही घूम गई। पुलिस को भी लगने लगा कि कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में तो बच्चे का किडनैप नहीं किया गया है। पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। पुलिस ने सोसाइटी के आसपास दुकानों, ठेलों और चाय की दुकानों, बीड़ी पान के खोखों, सब पर किसी तांत्रिक को देखे जाने की बात मालूम की, लेकिन किसी ने भी तांत्रिक को देखने की बात पुलिस को नहीं बताई। पुलिस को लगने लगा कि कहीं नंदिनी पुलिस की जांच भटकाने के लिए किसी तांत्रिक की मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बता रही है। लेकिन फिर पुलिस को लगा कि नंदिनी ऐसा क्यों करेगी। अब पुलिस के शक के घेरे में नंदिनी आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उसे एहसास नहीं होने दिया कि वो भी पुलिस की रडार पर है। पुलिस उस पर निगाह रखने लगी। अगले दिन पुलिस को पता चला कि नंदिनी अपने घर से एक बड़ा बैग लेकर कहीं गई है। पूछताछ करने पर घर वाले भी नहीं बता पाए कि नंदिनी कहां गई है, जिसके चलते पुलिस का शक पुख्ता हो गया। लेकिन पुलिस कच्चे खेल में हाथ नहीं डालना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि जब तक नंदिनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ न लगे, तब तक उसे नहीं छेड़ना चाहिए। इसी के चलते पुलिस ने बच्चे की मम्मी से नंदिनी को फोन करवाया। उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि वो अपनी एक सहेली के घर पर है। उसकी सहेली को एक बड़े बैग की जरूरत थी, उसे देने के लिए वो उसके घर आई है। यह कहकर नंदिनी ने फोन काट दिया। पुलिस को नंदिनी पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि नंदिनी झूठ बोल रही है। इसी के चलते इन्होंने
एक पुलिस वाले को उस एड्रेस पर भेजा जहां पर नंदिनी ने अपने होने की बात कही थी। जब पुलिस वाला उधर जा रहा था कि तभी नंदिनी सामने से आती हुई पुलिस को दिखाई दी। पुलिस वाले ने उससे पूछा कि वो कहां से आ रही है, तो उसने उसे भी वही बात बताई जो उसने शेष की मम्मी को बताई थी कि वो अपनी एक दोस्त के यहां बैग देने गई थी। नंदिनी को लगा कि पुलिस उसको ऊपर शक कर रही है, जिसके चलते वो बिगड़ गई और पुलिस ऑफिसर से कहा कि वो शेष को ढूंढने में उनकी पूरी तरह से मदद कर रही है और वो उसके ऊपर ही शक करने में लगे हुए हैं। पुलिस को भी लगने लगा कि इसमें नंदिनी का कोई हाथ नहीं है, बेकार ही वो उसको ऊपर शक कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि कल्याण इलाके में एक सुनसान जगह पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत बच्चे के परिवार को लेकर उस जगह पहुंचती है। पुलिस ने देखा कि वहां एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। बच्चे को देखते ही परिवार ज़ारो कतार रोने लगा, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि शेष ही था। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि एक मासूम बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसने इसे मार डाला और यहां लाकर फेंक दिया। पुलिस ने उस हिस्से को छानना शुरू किया। जिस जगह पर शेष की लाश पुलिस को मिली थी, कुछ ही देर के बाद पुलिस को वहां से एक पीले रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने वो दुपट्टे का टुकड़ा एविडेंस के लिए अपने पास रख लिया। पुलिस वहां से सीधा सोसाइटी पहुंची और वो दुपट्टे का टुकड़ा सोसाइटी के लोगों को दिखाया गया। पुलिस ने सोसाइटी के लोगों से पूछा कि क्या ये दुपट्टा उन्होंने किसी को पहने हुए देखा है, लेकिन सभी ने इस दुपट्टे को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस सोसाइटी से वापस थाने आ गई और सोचने लगे कि आखिर इस दुपट्टे से कातिल की पहचान कैसे की जाए। कुछ ही देर बाद शेष की मम्मी पापा पुलिस के पास पहुंचे और एक बार फिर से उस दुपट्टे के टुकड़े को दिखाने के लिए कहा। संगीता ने दुपट्टे को देर तक देखा और कहने लगी कि उसने ये दुपट्टा नंदिनी को पहने हुए देखा था। पुलिस के शक के घेरे में नंदिनी पहले से ही थी। संगीता के इस बयान के बाद वो सीधा सोसाइटी पहुंची और नंदिनी के घर की तलाशी ली गई। पुलिस की तलाशी में नंदिनी के घर से पीले रंग की एक शलवार भी मिल गई, जो इसी दुपट्टे का एक हिस्सा थी। पुलिस ने नंदिनी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की गई, लेकिन नंदिनी यही कहती रही कि उसकी शेष से क्या दुश्मनी हो सकती है, वो उसे भला क्यों मारेगी। पुलिस ने उसके सामने वो दुपट्टा रखा जो उसे लाश के पास से मिला था। पुलिस को नंदिनी के घर से एक फोटो भी मिला था जिसमें उसने वही दुपट्टा पहन रखा था जो फोटो में था। फोटो और दुपट्टा देखते ही नंदिनी टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि शेष की नानी उषा के तानों से तंग आकर ही उसने शेष को मारा है। उसने पुलिस को बताया कि बच्चे की नानी उषा अक्सर उसकी शादी को लेकर ताने मारा करती थी। वो उसके माँ बाप से कहती रहती थी कि इसकी उम्र निकली जा रही है, अब इसे लड़का नहीं मिलेगा, इसकी शादी क्यों नहीं करते। इन तानों से वो तंग आ चुकी थी। उसने देखा कि उषा सबसे ज्यादा प्यार अपने नवासे शेष से करती है, इसलिए उसने उषा को तकलीफ पहुंचाने के लिए शेष को घर से उठा लिया और अपने घर में ले जाकर उसका गला दबा दिया, जिससे शेष की मौत हो गई। इसके बाद इसने शेष की बॉडी को अपने एक पुराने दुपट्टे में लपेटा और कमरे में छिपा दिया और उसके बाद परिवार के लोगों के साथ शेष को ढूंढने का नाटक करने लगी। देर शाम उसने शेष की बॉडी को एक बड़े बैग में रखा और उसे सुनसान एरिया में ले जाकर बैग से निकाला और वहां डाल दिया। जिस दुपट्टे में उसने शेष को लपेटा था उसे भी उसने कुछ दूरी पर ही फेंक दिया और बैग लेकर अपनी सहेली के घर चली गई। उसने अपनी सहेली से कहा कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि उसे एक बैग की जरूरत थी, इसलिए उसने ये बैग उससे मंगाया था। उसकी सहेली भी ये नहीं जानती थी कि नंदिनी इतना बड़ा कांड करके आई है। पुलिस ने नंदिनी को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह से एक लड़की ने एक छोटी सी बात पर एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया और शेष के माँ बाप को एक ऐसा जख्म दे दिया जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।